हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल साइंस एकेडमी बाय सूरज सर में स्वागत है। आप सभी को हम चैप्टर 4 तक बता चुके हैं और आज चैप्टर 5 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि हर साल हर बोर्ड में ज़रूर से ज़रूर आता है। तो चैप्टर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? मतलब जो विसरण होता है वो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति करने में क्यों अपर्याप्त है? तो इसका उत्तर होगा, बहुकोशिकीय जीवों को भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए विशिष्टीकृत अंग होते हैं। ठीक, इसलिए इन जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। यही कारण है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है। जैसे इसमें जो होता है, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? भोजन ग्रहण के लिए गैसों का आदान प्रदान और सब एक विशेष प्रकार के अंग से करते हैं। इसलिए जब विसरण होता है तो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में जो विसरण होता है क्या होता है? अपर्याप्त रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है? लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर क्या है? कोई जीवित है या नहीं, इसका निर्धारण ऐसी कोई भी दिखने वाली गति, जैसे चलना, सांस लेना, वृद्धि करना से किया जाता है। जबकि सजीवों में ऐसी गतिविधियां भी होती हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। मतलब सजीवों में कुछ इस प्रकार की भी गतिविधि होती है जिसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। उसका चलना, सांस लेना, वृद्धि, ये सब तो देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए जीवन प्रक्रिया की उपस्थिति मौलिक मापदंड है जिससे तय किया जा सकता है कि कुछ जीवित या हैं या नहीं है। जैसे हम जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसके कैसे पता लगाएंगे कि वो सजीव है? इस जीवन प्रक्रिया की मौलिक मापदंड है, इसे तय किया जा सकता है कि कुछ जीवित है या नहीं। तो हम देखने से, सांस लेने से, वृद्धि करने से, जैसे वृद्धि होती है तो उसे हम देख तो पाएंगे नहीं, वो वृद्धि कर रहा है अंदर से, बट जब बढ़ेगा तभी तो देख पाएंगे। तो क्या होता है, जिन्हें हम नग्न आंखों से देख के भी ना पता लगा सके और देख के भी पता लगा सके कि यह वस्तु चल रहा है, सांस ले रहा है, वृद्धि कर रहा है या आगे बढ़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? सजीव वस्तु कहेंगे। क्वेश्चन 3 है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? मतलब ऐसे जीव जो कच्ची सामग्रियों का उपयोग करके क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो कौन कौन सी सामग्री है जो कच्ची सामग्री है जिसका उपयोग जीव द्वारा किया जाता है? पहला क्या है? पहला आपका ऊर्जा और सामग्री के स्रोत में भोजन। क्या होता है? कच्ची सामग्री क्या होती है? ऊर्जा और सामग्री के स्रोत में भोजन का उपयोग किया जाता है। भोजन से टूटकर उससे प्राप्त ऊर्जा के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन मिलती है। शरीर के अंदर भोजन तथा अन्य कार्यों के उचित पाचन के लिए पानी। तो पानी कच्ची सामग्री हो गई, ऑक्सीजन हो गई, भोजन हो गया, ये सब क्या हो गया? हमारा कच्ची सामग्री। मतलब जिन्हें हम जीव द्वारा लेते, जो जीव हम जीव के द्वारा, मतलब हम जीवों के द्वारा जो इन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है वो क्या क्या है? भोजन है, ऑक्सीजन है, पानी है। तो ये सब क्या है? कच्ची सामग्री है। क्वेश्चन 4, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे? किन प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे? तो जैसे जो जीव अनुरक्षण कर रहा है, तो उसे हम किन प्रकर्मों के द्वारा आप मानेंगे कि वो जीव अनुरक्षण के लिए तैयार है? तो जीव अनुरक्षण के लिए जैव प्रक्रिया जैसे पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, ये सब क्या है? जीवन के अनुरक्षण के लिए जैव प्रक्रिया है। ठीक, इनके द्वारा हम क्या जानेंगे कि जीव अपने
मतलब जो जीव है वो अपने जीवन के लिए अनुरक्षण कर रहा है। तो कौन-कौन सा है? पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है, परिवहन है। पोषण से क्या होगा? भोजन बनाएगा, उत्सर्जन से जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसे निकालेगा, श्वसन से साँस लेगा, परिवहन से जो रक्त के द्वारा अपना जो परिवहन, भोजन का परिवहन है या जो हमारे इम्पोर्टेंट तत्व हैं उन्हें पहुँचाना है या और बहुत सारे हैं। तो क्या होगा? जीन परिक्रमों को मानेंगे, ठीक। क्वेश्चन 5 है स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर। स्वयंपोषी या विषमपोषी में अंतर। स्वयंपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। विषमपोषी जो अपना भोजन दूसरे पर आश्रित होकर बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। तो पहला अंतर क्या है? स्वयंपोषी जो होता है वह अपना भोजन किससे बनाता है? हरे पौधों में पाया जाता है। जो स्वयंपोषी होता है वो पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। विषमपोषी यह पोषण कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। दूसरा क्या है? इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जो स्वयंपोषी होते हैं उनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। बल्कि विषमपोषी क्या होते हैं? जंतु अपने भोजन हेतु पौधों एवं शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। जो विषमपोषी होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? पौधों एवं शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं। जो पौधे होते हैं वो स्वयंपोषी भोजन के लिए क्या करते हैं? पर्णहरित सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं। बल्कि क्या होता है? विषमपोषी पोषण में भोजन का निर्माण नहीं होता है। जो विषमपोषी पोषण होते हैं उनमें भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। चौथा क्या है? पौधों को भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। मतलब जो स्वयंपोषी भोजन है उसमें क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है और विषमपोषी में अपने भोजन हेतु कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बनिक जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो जंतुओं को क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है और पौधों को अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता है। यानी कि स्वयंपोषी में अकार्बनिक पदार्थ और विषमपोषी में कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 6 है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आवश्यक कच्ची सामग्री जो होते हैं वो उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां निम्नलिखित हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपनी पत्तियों के सतह पर बने सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। फिर क्या होता है? दूसरा होता है जल। जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। सूर्य का प्रकाश पौधे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो इसमें कच्ची सामग्री कौन कौन हो गई? आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ये क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री हो गई। फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? जो अम्ल होता है वो हमारे अमाशय में उसकी क्या भूमिका है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो उत्तर क्या है? हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। जैसे अमाशय में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के टुकड़ों को घोलने में मदद करता है तथा एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। इस अम्लीय माध्यम में एंजाइम पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है जो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। तो जो अम्ल होता है वो क्या करता है? जो हमारे अमाशय में पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन उसको किस में बदलता है? उसको बदल देता है पेप्सिन में। क्या करता है? पेप्सिन में बदल देता है। तो पेप्सिन क्या एक पाचन एंजाइम हो जाती है जो हमारे अमाशय के द्वारा जो पेप्सिनोजन होता है उसके माध्यम से पेप्सिन में परिवर्तित होता है तथा प्रोटीन पाचक एंजाइम बनाता है। जो पाचक एंजाइम बनाता है पेप्सिन वो क्या करता है? हमारे जो भोजन के टुकड़े होते हैं उनको पचाने में मदद करता है। फिर क्या करता है? यह भोजन के साथ प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है
क्योंकि जो इसकी अम्लीय गुण होती है वो ज़्यादा ये मतलब जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, जो भोजन के साथ बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव चले जाते हैं उनको नष्ट करता है। क्या करता है? उनको नष्ट करता है। फिर क्या है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? जो पाचक एंजाइम होते हैं उनका क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं? पाचक एंजाइम है आपका एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ये सब क्या है? आपके पाचन एंजाइम हैं। तो ये पाचन एंजाइम क्या कहते हैं? भोजन को सरल कणों में तोड़ने में मदद करते हैं। ये सरल कण रक्त द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और इसी प्रकार शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। जो पाचक एंजाइम होते हैं एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब क्या करते हैं? पाचन एंजाइम को, ये जो पाचन एंजाइम होते हैं भोजन को सरल कणों में तोड़ देते हैं। उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको रक्त के द्वारा अवशोषित करने में आसानी हो जाती है। इस प्रकार जो जो आवश्यक ऊर्जा बनी वो क्या हुई, शरीर के सभी कोशिकाओं तक रक्त के द्वारा पहुंच गई। तो मेन इसका काम होता है भोजन के एंजाइम को पचाना। ठीक, भोजन को पचाना। फिर क्या होता है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? तो क्षुद्रांत क्या होता है? यह आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे परिवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं? जो क्षुद्रांत होते हैं इनमें पाई जाने वाली जो अंगुली जैसी प्रवर्ध होती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, वो क्या करते हैं? अवशोषण की सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। जो दीर्घरोम होते हैं उसमें रुधिर वाहिकाओं की क्या होती है? बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होती है। तो इसका मेन काम ये होता है कि जो भोजन होता है उसे दीर्घरोम के द्वारा अवशोषित करके हमारे प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। ठीक, ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। 10वां क्या है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस तरह लाभप्रद है? तो जो श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जलीय मतलब जल में पाए वाले जीवों की अपेक्षा जो स्थल पर जीव रहते हैं उनमें किस तरह से लाभप्रद है? तो इसका है आंसर जो है, स्थलीय जीव वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं। जो स्थल पर रहने वाले जीव होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो होता है वो वायु के द्वारा डायरेक्ट ले लेते हैं। परंतु जो जलीय जीव होते हैं जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं? जो जल में विलेय ऑक्सीजन होती है उसे प्राप्त करते हैं। जल की तुलना में वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अब जल की तुलना में क्या होता है? जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है बट वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है इसीलिए स्थलीय जीवों को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, जब वायु में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाएगी तो हमें तेजी से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जलीय जंतु इसके विपरीत होते हैं। इसीलिए क्या होता है, स्थलीय जीवों को गैसीय आदान प्रदान के लिए अनुकूल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है इसमें, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें जलीय जीव की अपेक्षा में स्थलीय जीव किस तरह लाभप्रद है? तो स्थलीय जीव में इसलिए लाभप्रद है क्योंकि वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को अधिक से अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है 11, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है? उत्तर, तो उत्तर में क्या, ग्लूकोज एक छह कार्बन वाला अणु है। जो ग्लूकोज है वो कितने कार्बन वाला है? 6 कणों वाला। 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। जो 3 कार्बन वाले अणु होते हैं पायरुवेट, उसमें क्या है? विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। जो ग्लूकोज बनता है वो कहाँ पे बनता है? कोशिका द्रव में बनता है। फिर क्या होता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन।
तो ये इसी में इम्पोर्टेंट है। चूँकि प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, जिसके पश्चात पाइरुवेट क्या होती है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है। मतलब अब हम जानते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या-क्या रास्ते हैं। तो पहला तो क्या हुआ, अवायवीय श्वसन, मतलब जब वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन होगा उसे वायवीय श्वसन कहेंगे। यह प्रक्रम किसमें मदद करता है, किण्वन में मदद करता है। किण्वन के पश्चात क्या होता है, पाइरुवेट इथेनॉल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। फिर क्या है वायवीय श्वसन, इसमें पाइरुवेट वायवीय श्वसन में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट के जो अणु होते हैं वो विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं जल दे देते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठीक, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की जो अभाव होता है, कभी-कभी हमारी पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। पाइरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पाइरुवेट एक 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो आज के लिए हम आपको 11 क्वेश्चन ही बता रहे हैं, बाकी का क्लास आप लोगों का कल का रहेगा। इसलिए बच्चों, अगर आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक क्वेश्चन की तैयारी करें। तथा ये जितने क्वेश्चन हम अभी 11 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनका आप हर साल पूछे जाते हैं। तो क्या करें, आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट के लिए इतना समय दे देते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा-प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हाँ, हमें लगे कि हम आप लोगों को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन तैयार कीजिएगा।